चैप्टर्स 173, 174, 175, 176। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 173, वाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक। ढलते सूरज के बादल ठंडी हवा से उड़ गए और आसमान में चांद चुपचाप घूम रहा था। बाइनिंग बिंग ने खिड़की से बाहर झांका और रात के आसमान को देखने लगा। आसमान में एक चमकता हुआ चांद रोशनी दे रहा था। कभी कभी दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ जाती, जो इस शांत चांदनी रात में थोड़ी विरांगी जोड़ रही थी। स्टडी रूम में बाई क्लैन का लीडर एक तरफ हैरत भरे एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। अभी कुछ देर पहले बाइनिंग बिंग ने यूज नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक के बारे में बताया था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल 10 सबसे बेजोड़ एप्टीट्यूड्स। बाई क्लैन का लीडर लगातार बड़बड़ा रहा था। मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि मेरा एंट करीब है। मेरा अपचर धीरे धीरे इस बोझ को सह नहीं पा रहा है। पिछले कुछ सालों में मैंने आपको सच में काफी परेशान किया है। बाइनिंग बिंग ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा एकदम शांत था। ए फ्लैट यूएस में पहले जैसी अजीब, लापरवाह और पागलपन वाली हालत नहीं थी। उसकी जगह सुकून और शांति ने ले ली थी। ये सुकून और शांति उसके दिल से आ रही थी। उस अपना रास्ता मिल गया था और अब वो जिंदगी और मौत के चक्कर में उलझा हुआ नहीं था। लोग वक्त के साथ मैच्योर होते हैं और जिंदगी और मौत से मिलने वाला झटका इस प्रोसेस को और भी तेज कर सकता है। चांदनी बहते पानी की तरह गिर रही थी, जो बाइनिंग बिंग की गोरी स्किन को रोशन कर रही थी। इस बहती रोशनी में उसकी नीली ऊँख गहराई से चमक रही थी। वो किसी पेंटिंग से निकले एक खूबसूरत नौजवान जैसा था, सफेद बाल और सफेद कपड़ों में, बिल्कुल बादलों में रहने वाले अमर लोगों की तरह, जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था तब तुम साफ साफ 99% प्राइमेवल एसेंस के साथ ग्रेड थे। वो बिल्कुल भी नॉर्दर्न डार्क आइस सोल नहीं था। बाई क्लैन का लीडर अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। हाँ, वैसा ही था। लेकिन एक दिन जब मैं कल्टिवेशन कर रहा था, मेरा एप्टीट्यूड अचानक से एडवांस हो गया। मैंने क्लैन के पुराने ग्रंथों और रिकॉर्ड्स को चेक किया और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। हर 99% ग्रेड एप्टीट्यूड में ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो कल्टिवेशन करते करते 10 एब्सोल्यूट एप्टीट्यूड्स में एडवांस हो जाए, बाइनिंग बिंग ने कहा। ये 10 एप्टीट्यूड्स कुदरत के खिलाफ जाते हैं और कुदरत उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां तक कि रेंजू के 10 बच्चों का भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। क्या सच में इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? बाई क्लैन के लीडर ने अपने सामने बैठे इस खूबसूरत लड़के को देखते हुए अफसोस और दुख महसूस किया। वो क्लैन का गुरूर था और उनकी ताकत में बढ़ोतरी की उम्मीद था। लेकिन उसकी जिंदगी पहले ही अपने अन्नत के करीब थी। भले ही वो तेजी से चमक रहा था, वो एक आतिशबाजी की तरह था जो सिर्फ एक पाल के लिए ही शान से चमक सकती थी। अपनी आने वाली मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस थोड़ा टालने के कुछ तरीके हैं। पर इन सभी तरीकों को तैयार करने में कई साल लगते हैं, जो मेरे पास नहीं है। बाइनिंग बिंग ने ये सब कहा और एक हल्की सी हंसी दी, जैसे कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो कोई और हो, कोई अनजान इंसान। चिंता मत कीजिए। मौत किसकी नहीं होती? असली अमरपन तो होता ही नहीं है। जब तक हम अपनी जिंदगी इंटरेस्टिंग तरीके से जीते हैं, उतना ही काफी है। वो उल्टा क्लैन के लीडर को तसल्ली दे रहा था। मैं ये नहीं मान सकता। बिल्कुल नहीं। लानत है, मेरे बाई क्लैन को गुयू क्लैन ने सदियों से दबा कर रखा है। हमें आखिरकार एक उम्मीद मिली और उसका अंजाम ऐसा हो रहा है। नहीं, अभी भी उम्मीद है। बाई क्लैन के लीडर की आवाज ऊंची होती गई जब तक कि अचानक उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा नहीं आ गया, जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। वो खड़ा हुआ और बोला। थोड़ी देर बाद तेज चांदनी एक गहरे तालाब पर चमक रही थी। यह स्पिरिट स्प्रिंग है? बाइनिंग बिंग ने पूछा। यूज बाई क्लैन का लीडर एक लंबे गुप्त रास्ते से यहां लाया था। हाँ, ये हमारे क्लैन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, स्पिरिट स्प्रिंग की जगह। तुम ये भी जानते हो, हर क्लैन की नींव एक नेचुरल स्पिरिट स्प्रिंग पर रखी जाती है, जहां से पैदा होने वाले प्राइमेवल स्टोन्स उनके कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा बाई क्लैन तो बस एक छोटा मीडियम स्केल का क्लैन माना जा सकता है, और गुयू और जोंग क्लैन को अपने में मिलाकर और कम से कम 3 स्प्रिंग्स हासिल करके ही हम एक बड़ा क्लैन बन सकते हैं, बाई क्लैन के लीडर ने आह भरी। तो क्लैन लीडर, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? बाई क्लैन के लीडर के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, और जब वो बाइनिंग बिंग की तरफ मुड़ा, उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। मैंने असल में तुम्हें यहां लाने का कभी सोचा नहीं था। लेकिन दुनिया के मामले का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सोचो, तुम नॉर्दर्न डार्क आइस सोल के मालिक निकले। तुम्हारे जीने का एक लौटा चांस इस स्प्रिंग के अंदर है। इस स्प्रिंग में क्या है?
बाइनिंग बिंग ने पूछा। एक महान इमॉर्टल, बाई क्लैन के लीडर ने गहरी आवाज में कहा। महान इमॉर्टल? बाइनिंग बिंग CHAUE का गया। महान इमॉर्टल उसका टाइटल है। ये हमारे बाई क्लैन के पहली पीढ़ी के पूर्वज द्वारा छोड़ा गया एक स्नैक गू है। इसे सफाई पसंद है और इसका खाना स्पिरिट स्प्रिंग का पानी है। ये हमेशा से इस स्पिरिट स्प्रिंग में चुप कर रहता आया है, बाई क्लैन के लीडर ने बताया। पहली पीढ़ी के पूर्वज के गुजरने से पहले उन्होंने एक गुप्त विरासत बनाई और इस स्नेक गू को एक सुराग के तौर पर छोड़ा। अगर तुम महान इमॉर्टल की मंजूरी हासिल कर पाए तो वो तुम्हारे लिए गुप्त विरासत खोल देगा, लेकिन अगर तुम उसकी मंजूरी नहीं ले पाए। बाई क्लैन के लीडर ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। तो क्या होगा? बाइनिंग बिंग ने पूछा। बाई क्लैन के लीडर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, वो तुम्हें मार देगा। उसी वक्त गू यू विलेज में कमरे के अंदर टाई रुओनन ने अपना रिकॉन गू रखा और संतुष्टि से सर हिलाया। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है, काफी साफ सुथरा है। जिस साफ सुथरे की वो बात कर रही थी वो कमरे की सफाई के बारे में नहीं था, बल्कि निगरानी की कमी की तरफ इशारा कर रहा था। ये कहना नामुमकिन था कि बिल्कुल भी निगरानी नहीं थी। आखिरकार टाई जू लेंग रैंक 5 का था, इसलिए उससे बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए कुछ सावधानियां जरूरी थीं। लेकिन गू यू क्लैन के सुरक्षा और निगरानी के उपाय बिल्कुल सही मात्रा में थे और उनका लेवल भी काफी नीचा था, जिससे किसी भी तरह की उकसाहट या नफरत का एहसास नहीं हो रहा था। इसे हद से ज्यादा ईमानदार और जोश भरा स्वागत भी माना जा सकता था, इसलिए टाई रुओनन ने काफी साफ सुथरा होने का असेसमेंट दिया था। टाई जू लेंग ने हल्का सा सर हिलाया। रुओनन, तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा है और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ काम करके ही सीखी जाती हैं, ना कि सिर्फ साइड से देखकर। इसलिए मैंने ये केस तुम्हें सौंप दिया है। फादर, मैं पूरी मेहनत करूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। अच्छा, तो मुझे बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए? टाई जू लेंग जानबूझकर उस पर रख रहा था। टाई रुओनन मुस्कुराए। वो मुड़ी और खिड़की से चांद को देखा। आज रात चांद बहुत खूबसूरत है। डैड, क्या मैं आपको इस गुयू विलेज में घुमाने ले चल सकती हूँ? ये सुनकर टाई जू लेंग के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। जब किसी केस की शुरुआत करते हैं तो केस की डिटेल्स समझने की जल्दी नहीं होती। केस सॉल्व करने का पहला कदम आसपास का जायजा लेना होता है। बाप बेटी की जोड़ी धीरे धीरे गलियों में चलने लगी। भेड़ियों की लहर के सबसे भयानक हमलों को झेलने के बाद गू यू क्लैन अब बुरी हालत में था। टूटे हुए बांस के घर और हर तरफ खून के धब्बे थे। कचरा हर जगह ढेर लगा हुआ था और वक्त बेवक्त जख्मी लोगों के कराहने की आवाज सुनाई दे जाती थी। टाई बाप बेटी की जोड़ी बिना कुछ कहे गांव में घूमती रही। फैंग युआन, हरामजादे, दफा हो जा। अचानक एक आंगन के अंदर से एक तेज दहाड़ आई। टाई बाप बेटी रुक गए। काफी देर बाद आंगन का दरवाजा खुला और फैंग युआन अपनी नाक मलते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकला। हेलो छोटे भाई फैंग युआन, टाई जू लेंग ने पहल करते हुए सलाम भेजा। जूनियर डिवाइन इन्वेस्टिगेटर साहब को प्रणाम करता है। फैंग युआन ने अपनी मुस्कान दबाई और हाथ जोड़े। छोटे भाई, हम यहाँ नए हैं और जगह को अच्छे से नहीं जानते। क्या छोटे भाई हमारे लिए एक दो चीजें बता सकते हैं? टाई जू लेंग ने अचानक पूछा। टाई रुओनन ने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई कमेंट नहीं किया। फैंग युआन की निगाहें सख्त हो गईं। वो उनसे मिलने जाने ही वाला था कि ये मौका खुद उसके पास आ गया। आप दोनों इतनी दूर से सफर करके आए हैं और केस सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। पूरे गांव को आपकी मदद करनी चाहिए। प्लीज मेरे साथ आइए। फैंग युआन ने बिना किसी गलत इरादे के सीधे सीधे कहा और आगे चलने लगा। डोट डोट डोट। स्पिरिट स्प्रिंग उबलते पानी की तरह जोश में था। अचानक स्प्रिंग का पानी एक लहर की तरह ऊपर उठा। एक खास ऊंचाई तक पहुंचने के बाद स्पिरिट स्प्रिंग चारों तरफ फैल गया और छींटे मारने लगा। एक पतला सफेद सांप, जिसका पूरा शरीर बर्फ जैसे सफेद स्केल से ढाका था, लहरों पर चलते हुए अपना शानदार रूप दिखाया। उसकी उंगली जड़े की तरह थीं, ठंडी और बेपरवाह। उसके सर के दोनों तरफ लंबी मूंछें थीं, जो आसमानी रिबन की तरह तैर रही थीं। रैंक 5 व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गू। मैं महान इमॉर्टल को प्रणाम करता हूं। बाई क्लैन का लीडर जज्बाती होकर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और साथ ही चिंता से बोला, बाइनिंग बिंग, तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? मैं एक गू के सामने कभी नहीं झुकूंगा। बाइनिंग बिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसका शरीर एकदम सीधा और तनकर खड़ा था। भले हाई व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गू एक अलौकिक ठंडी शान दिखा रहा था जिसके अंदर भारी मारने का इरादा छिपा था, बाइनिंग बिंग जरा भी नहीं डरा। उसकी दो नीली आंखें सीधे सांप की आंख में देख रही थीं।
वक्त जैसे उसी पल थमसा गया था। स्पिरिट स्प्रिंग और बाई क्लैन का लीडर मामूली बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स बन गए थे। तेज चांदनी के नीचे नीली ऊनी वाला तस्वीर जैसा नौजवान और चांदी की मूंछों वाला सफेद सांप एक दूसरे को घूर रहे थे। काफी देर बाद सफेद सांप ने अचानक एक लंबी चीख मारी और एक सफेद इंद्रधनुष में बदलकर बाइनिंग बिंग से टकरा गया। बाइनिंग बिंग का शरीर झटके से हिला। सफेद रोशनी उसके अपचर में घुस गई और एक सफेद सांप में बदल गई। सफेद सांप ने उसके प्राइमिवल एसेंस के बीच की जगह पर कब्जा कर लिया और अपने दबंग रवैये से आसपास के सभी गू तुरंत साइड में धकेल दिए गए। ये सिचुएशन। बाई क्लैन का लीडर हैरत भरे एक्सप्रेशन के साथ उठा। ये क्लैन के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में लिखे हुए से मैच नहीं कर रहा है। क्लैन के सीक्रेट रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब एक गू मास्टर को मंजूरी मिल जाती तो व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गुअस उत्तराधिकारी के साथ उड़ता और आसमान में विरासत को खोलता। लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी अजीब थी। व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक गू ने खुद से बाइनिंग बिंग के अपचर में प्रवेश किया और उस मारा नहीं, जिसका मतलब यह होना चाहिए कि उसने उस मंजूरी दे दी थी। लेकिन वो बाइनिंग बिंग को लेकर आसमान में क्यों नहीं उड़ा? क्या सीक्रेट रिकॉर्ड्स गलत थे? बाई क्लैन के लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉट 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 डॉट। वक्त चुपचाप गुजर गया। गू यू विलेज के बारे में लगभग सब कुछ यही है। एक जमीन के नीचे गुफा है, लेकिन वो क्लैन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और बाहर वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फैंग युआन ने कहा। उसने आसमान में चमकते चांद को देखा और आगे बोला, काफी देर हो रही है, आप जाकर आराम कीजिए, कल जांच के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ, एल्डर फैंग युआन सही कह रहे हैं। हम एल्डर फैंग युआन के दिशा निर्देश के लिए सच में शुक्रगुजार हैं। आप भी जाकर आराम कीजिए, टाई जू लेंग ने कहा। सूरत में मैं चलता हूं। फैंग युआन ने हाथ जोड़े और सीधा चला गया। टाई जू लेंग ने फैंग युआन की पीठ को दिलचस्पी से देखा और जब फैंग युआन एक कोने में मुड़ गया तभी उसने अपनी निगाहें हटाईं। रूओनन, इस फैंग युआन के बारे में तुम क्या सोचती हो? उसने अचानक पूछा। मुझे वो पसंद नहीं, मेरा मन कहता है कि वो सायों से घिरा हुआ है। नौजवान लड़की ने तेवर चढ़ाए। टाई जू लेंग ने सर हिलाया। मुझे पता है तुम्हारे पास इंट्यूशन गू है जो तुम्हारे मन की आवाज को मजबूत करता है, लेकिन एक केस सॉल्व करने के लिए हमें पक्के सबूत चाहिए। सिर्फ मन की आवाज पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। हमेशा अपने इंट्यूशन पर डिपेंड मत रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस केस को सॉल्व करने के लिए इंट्यूशन गू का इस्तेमाल करो। जी फादर। चैप्टर 174 जूनियर डिवाइन इन्वेस्टिगेटर। टाई जू लेंग ने फिर से कहा, अब इस इंसान फैंग युआन का एनालिसिस करो। फादर, आपको फैंग युआन पर शक है? टाई रुओनान हैरान रह गई, लेकिन आगे बोली, वो एक बहुत ही लॉजिकल और होशियार इंसान है, और जब उसने हमें गांव के बारे में बताया तो उसका हर शब्द मुनासिब और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। गास्प। टाई रुओनन ने अचानक एक ठंडी सांस खींची। उसने तेवर चढ़ाए, मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन आपके याद दिलाने के बाद मुझे एहसास हुआ। यह फैंग युआन बोलने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। उसने जो कुछ भी कहा वो ऑब्जेक्टिवली सच था। उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बिल्कुल छोड़ दिया था। एक तीसरे इंसान के नजरिए से खड़े होकर शांति से सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा था। दूसरों को उसकी बातों में कोई कमी ना माइल, इसलिए कोई एक्स्ट्रा क्लू भी नहीं मिल सकता। उसकी बातें बहुत 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 साफ थीं। नौजवान लड़की हिचकिचाई, फिर उसने साफ शब्द का इस्तेमाल किया। टाई जू लेंग ने सर हिलाया, लेकिन फिर अपना सर ना में हिलाया। उसने अपनी फीलिंग्स को नहीं छोड़ा। हर किसी में फीलिंग्स होती हैं, और एक ठंडे दिमाग वाले कातिल में भी फीलिंग्स होती हैं। उसने सिर्फ अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बहुत अच्छे से छुपा रखा है और अपने इमोशंस पर उसका पूरा कंट्रोल है। इस लड़के में एक डिमोनिक नेचर है। डिमोनिक नेचर? बिल्कुल, इसके बारे में सोचो। उसने दावत के दौरान सच कहा, ये कहते हुए कि वो डरा हुआ था और लड़ाई के मैदान में जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बताओ, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या वो ऐसा करता? टाई जू लेंग ने पूछा। टाई रुओनन ने अपना सर हिलाया। नहीं, गू मास्टर्स क्लैन की इज्जत और अपनी शोहरत को अपनी जान से भी ऊपर रखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी शोहरत कुर्बान कर दी, है ना? सही है, लेकिन वो लोग कौन थे? टाई जू लेंग की निगाहें गहरी थीं। टाई रुओनन ने सोचा, फिर उसका चेहरा बदल गया। वो सभी बेजोड़ लोग थे। बिल्कुल सही। पूरे इतिहास में जिन्होंने अपनी शोहरत कुर्बान की, उनके सिर्फ दो मकसद थे। एक ये था कि उनके मन में कोई बड़ा मकसद था, और यूएस मकसद के सामने शोहरत कुछ भी नहीं थी। दूसरा ये था कि खुद को बचाना, शक से बचने के लिए खुद को बदनाम करना।
टाई रुओनन की एक ही चमक उठी। फादर, आप कहना चाहते हैं? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मुझे बस लगता है कि ये नौजवान बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ एक सी ग्रेड है। टाई जू लेंग ने कहा। इस रात चांदनी पानी जैसी थी। फैंग युआन खाली सड़क पर चल रहा था, उसके कदम थोड़े भारी लेकिन इरादे से भरे हुए थे। अभी टाई जू लेंग से बात करने के बाद वो वाकई वैसा ही था जैसा अफवाहों में कहा जाता था। इस टाई जू लेंग की निगाहें ऐसी थीं जो दुनिया के पार देख सकती थीं, और उसकी बुद्धि और समझ एक खाई की तरह गहरी थी। उसने सदर्न बॉर्डर में दशकों तक अपना सिक्का जमाया, अपना मशहूर नाम बनाया। वो सच में एक बेजोड़ टैलेंट था। ऐसे इंसान के सामने अपने ऊपर से शक हटाना बेहद मुश्किल था। जब तक उनके पास काफी वक्त होता, वो जरूर सच का पता लगा लेते। ए फ्लैट सब वक्त का खेल है, लेकिन मो फैक्शन की भारती मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं। कुछ ही देर पहले मो फैक्शन के पवेलियन में फैंग युआन ने अजीब व गरीब मांगे राखी थीं। मो यान से शादी करने के बदले में उसे 1 लाख प्राइमेवल स्टोन्स, 10 नायब गू वॉर्म्स और हर एक कम से कम रैंक 3 का चाहिए था। इससे गू यूमो चेन गुस्से से आग बबूला हो गया था। वो अपनी लाडली पोती की शादी करवा रहा था और फैंग युआन की अभी भी और मांगे थीं। तोहफे मांगने का ऐसा बेशरम तरीका, और इतना लालची, यह तो है ढाई थी। इसलिए बातचीत बिगड़ गई और उसने फैंग युआन को बाहर निकाल दिया। फैंग युआन बिना रुकने के इरादे से तुरंत चला गया। वो मो चेन का इरादा जानता था, इसलिए वो जरूर समझौता करेगा। उसकी अजीब मांगे तो बस सौदा करने का एक तरीका थीं, खरीदते वक्त सबसे कम कीमत देना और बेचते वक्त सबसे ज्यादा कीमत मांगना। लेकिन इस मामले के फायदे और नुकसान बराबर हैं। भले ही ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स से मेन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को पाल सकता हूं, लेकिन पॉलिटिकल चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मेरा ओरिजिनल प्लान बर्बाद हो जाएगा। आज रात की दावत में गू यू मो चेन ने मेरे पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसके बाद से उस शायद हर तरह के एल्डर्स के दबाव का सामना करना पड़ेगा। गू यू विलेज की पॉलिटिकल सिचुएशन अब ये थी। क्लैन लीडर सेहतमंद था, जबकि 2 जरूरी एल्डर्स में से गू यू चीलियान मार चुका था, लेकिन ची फैक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तराधिकारी ची चेंग अभी जिंदा था। साथ हाई गू यू ची जोंग भी था, उसी फैक्शन का एक एल्डर। लेकिन मो फैक्शन ने अपना उत्तराधिकारी खो दिया था और मो चेन बुरी तरह जख्मी था, रैंक 2 पर गिर गया था, यहां तक कि अपना क्लैन एल्डर का स्टेटस भी नहीं बचा पा रहा था। दोनों पहले के बड़े फैक्शंस अब नीचे जा चुके थे। इसके विपरीत मेडिसिन फैक्शन में ZYA डिटार हीलिंग गू मास्टर्स थे। सपोर्ट होने के नाते उनका कम नुकसान हुआ था, जबकि उन्होंने अपनी ज्यादातर ताकत बचा ली थी और वो ऊपर उठने की कागार पर थे। मेडिसिन फैक्शन असल में क्लैन लीडर का फैक्शन था, लेकिन अब उसके पास आजाद होने की काबिलियत थी। भले हाइगू यू याओ जी आजाद होने का चुनाव करे या क्लैन एल्डर पर निर्भर रहे, खुद को मजबूत करने के लिए उन्हें छीनना और मिलाना पड़ेगा। और कमजोर हो चुके ची और मो फैक्शन सबसे अच्छे निशाने थे। अगर उन्होंने अभी हमला नहीं किया, तो बाद में जब दोनों फैक्शंस अंदर से स्थिर हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इंसानों की इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं, तो क्यों ना मैं अपने बाल खोलकर समुद्र की तरफ निकल जाऊं? हवाओं के साथ बहते हुए और लहरों को चीरते हुए 30,000 ली का सफर करना, यही तो मेरा असली डेमोनिक पाथ है। फैंग युआन ने सर उठाया, चांद को देखते हुए उसने आह भरी। वो पॉलिटिकल चक्रव्यूह से निकलना चाहता था, लेकिन गू यू मो चेन ने यूं जबरदस्ती वापस खींच लिया। अस पर सभी फैक्शंस से दबाव था और टाई जू लेंग पहले हाई केस सॉल्व करना शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ बाइनिंग बिन को अपना नया हाथ वापस मिल चुका था। एक अंधेरे में सफर कर रही नाव की तरह जिसके हर तरफ खतरा मंडरा रहा हो, वो अपने लिए रास्ता कैसे खोलेगा? ... अगले दिन। क्या आपने कहा कि जिसने जिया जिनशेंग को मारा था वो पहले ही मिल गया है और मारा जा चुका है? टाई रुओनन को बेहद बेचैनी महसूस हुई। इस सुबह वो जल्दी उठी थी और ऑफिशियल तौर पर केस सॉल्व करना शुरू किया था, लेकिन ये सोचना कि उस जो पहली खबर मिली वो ये थी कि कातिल को पहले ही सजा दी जा चुकी है। सही कहा, कातिल एक डिमोनिक गू मास्टर है। उसने एक बार हमारे क्लैन के उभरते सितारे की हत्या की थी और जीनियस को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उस मौके पर ही मार दिया गया। एक क्लैन एल्डर ने जानकारी दी। क्या ये सच है? क्या उसने खुद माना कि वो जिया जिंगशेंग का कातिल था? टाई रुओनन ने गहरी तेवर चढ़ाई। उसके पास टाई जू लेंग एक तांबे का मस्क पहने एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उसने नहीं माना, लेकिन अगर वो नहीं तो और कौन हो सकता है? क्लैन एल्डर ने कंधे उचकाए। टाई रुओनन ने मन ही मन सोचा, ये सब बस एक अंदाजा है,
कोई असली सबूत नहीं है। लेकिन चाहे ये सच हो या ना हो, इस डिमोनिक गू मास्टर की अच्छे से जांच करनी होगी। ज्यादातर चांसेस हैं कि ये एक ऐसा सुराग है जो हमें सच तक ले जाएगा। ये सोचते हुए टाइरुओनन ने अचानक अपना सर उठाया। उस कहाँ दफनाया गया है? मुझे लाश की जांच करनी है। एक सादे और टूटे हुए ताबूत में एक लाश थी। सड़ने की बदबू नाक में घुस रही थी और क्लैन के सेवक और गू मास्टर्स इतने घिन में थे कि वो दूर भागकर छुप गए। टाई परिवार के बाप बेटी ने ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और टाइरुओनन की ईंट चमक रही थी। उसने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया और जांच करने लगी। एक इंसान की लाश पर बहुत सारे निशान होते हैं। कभी कभी एक या दो छोटी चोटें ही कातिल की तरफ इशारा करने के लिए जरूरी सबूत बन जाती हैं। इस लाश पर बहुत सारी चोटें थीं, लेकिन यूएस इंसान का चेहरा अभी भी साफ था और उसने अभी भी अपने असली कपड़े पहने हुए थे। टाइरुओनन ने काफी देर तक चेक किया और तभी वो रुचि के साथ उठी। कुछ मिला? टाई जू लेंग ने हल्के से पूछा, उस चुपके से परखते हुए। गू यू क्लैन सोचता है कि ये इंसान जिया जिन शेंग का कातिल है, इसलिए उन्होंने लाश को अच्छे से रखा है। इस लाश में एक बहुत बड़ी समस्या है, टाइरुओनन ने जवाब दिया। वो एक आधे उम्र का आदमी है, दाहिना हाथ बाएं से मोटा है, उसके दोनों हाथों में मोटी सी गट्ठी पड़ी हुई है। उसकी गट्ठी जिस तरह से फैली हुई है वो असमान है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं, कई घातक घाव जो उसकी मौत से पहले हुई भयानक लड़ाई को दिखाते हैं। लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारी छुपी हुई चोटें भी हैं, खासकर उसके बाएं पैर में 3 उंगलियां कम हैं। ये कई साल पहले का निशान है। ऐसा कहते हुए उसने आगे अनुमान लगाया, वो ज्यादातर एक शिकारी था। इसके कई सबूत हैं। उसके बाएं और दाएं तरफ का असंतुलन और उसके हाथों की गट्ठी दिखाती है कि वो एक अनुभवी तीरंदाजा है। उसके शरीर पर जंगली जानवरों द्वारा की गई कई चोटें हैं, जैसे पंजों के निशान और काटने के, जो दिखाता है कि वो अक्सर जानवरों से लड़ता था। उसके कपड़े पारंपरिक गू मास्टर के कपड़े नहीं हैं और उसके जूते तो और भी इंटरेस्टिंग हैं, बांस की घास से बुने हुए हैं। इस तरह की GHAS सिर्फ किंग माओ बांस के पास उगती है और किंग माओ पहाड़ सिर्फ किंग माओ बांस हाई पैदा करता है। इसके अलावा आसपास के पहाड़ों में कोई बांस की घास नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? टाई जू लेंग ने आगे पूछा। इस इंसान के डिमोनिक गू मास्टर बनने से पहले वो एक शिकारी था। उसके कपड़ों से वो ZY डटार किंग माओ पहाड़ का हाई रहने वाला शिकारी था। टाइरुओनन की अड़ तेजी से चमकीन। तुम्हें क्यों लगता है कि वो यहीं का निवासी है? अगर घास के जूतों की बात है तो वो यहाँ के गांव वालों को मारकर भी पहन सकता था, टाई जू लेंग ने टोक दिया। ऐसा नहीं है। उसके कपड़ों का सबसे खास हिस्सा जूते हैं, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती लिए गए होते तो ज्यादातर उसके साइज के बिल्कुल फिट नहीं होते। लेकिन ये देखो, 2 असमान पैर और फिर भी जूते अच्छे से फिट हैं। ये सिर्फ उसके लिए बनाए गए हैं। उसके पैर में 3 उंगलियां कम हैं, इसलिए बाएं घास का जूता छोटा है। उसका ठूंठ बहुत साफ सुथरे और तेज तरीके से काटा हुआ है। मैं अनुमान लगाती हूं कि ये ज्यादातर गलती से किसी जाल में पैर रखने की वजह से हुआ है, टाइरुओनन ने कहा। टाई जू लेंग ने ना इनकार किया, ना इसकी पुष्टि की और ना ही कोई आलोचना की। जैसा कि उसने पहले कहा था, उसने केस सॉल्व करने के लिए टाइरुओनन पर छोड़ दिया था। टाइरुओनन ने कहना जारी रखा, इस अनुमान के साथ हम आसपास के गांवों में जाकर जांच कर सकते हैं। हमें शायद और सुराग मिल जाएं। रुको। जैसे ही वो बोलने वाली थी, नौजवान लड़की का चेहरा सख्त हो गया। यूज अचानक याद आया, इस किंग माओ पहाड़ ने अभी अभी एक भेड़ियों की लहर की आफत झेली थी। यहां तक कि गांव भी बुरी तरह से तबाह हो गए थे। तो अनगानवों का क्या हाल हुआ होगा? वो जानती थी कि इस तरीके का इस्तेमाल करके इस इंसान की पहचान और जानकारी निकलने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन भले हाई चांसेस कम हैं, जब तक सफलता की कोई संभावना है, मुझे कोशिश करनी ही होगी। ये इस नौजवान लड़की का पहला अकेले का केस था और वो जोश से भरी हुई थी। लेकिन आधा दिन बीत गया और वो खाली हाथ लौटी। ये भेड़ियों की लहर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भयानक थी। इतने सारे गांवों में कोई जिंदा नहीं बचा था और इसने उसकी जांच में बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। ये सुराग खत्म हो गया। ए फ्लैट, तुम आगे क्या करने वाली हो? टाई जू लेंग ने एक सही समय पर पूछा। नौजवान लड़की ने अपने दांत पीस लिए और उसके लहजे में जिद और दृढ़ता थी। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। फादर, आपने खुद कहा था, असली सुराग अक्सर और गहराई में छिपा होता है और जब तक हम उस खोदते रहेंगे वो सामने आ जाएगा। इस डिमोनिक गू मास्टर की मौत अजीब है। पहले तो उसने फैंग झेंग पर हमला क्यों किया? फैंग झेंग ने उसका क्या बिगाड़ा था?
जिसकी वजह से उसने अपनी जान देकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, वो भी ऐसी स्थिति में जो लगभग एक पक्की मौत थी। ऊपर से वो एक लोकल था, लेकिन उसकी मौत के बाद किसी ने उस पहचाना क्यों नहीं? उसकी बातें सुनकर टाई जू लैंग थोड़ा हैरान हुआ। बच्ची, तुम सच में बड़ी हो गई हो, डिवाइन इन्वेस्टिगेटर ने आह भरी, और उसके लहजे में संतोष और गर्व था। चैप्टर 175 बढ़ता हुआ दबाव। आप मुझसे पूछ रही है कि वो गू मास्टर मुझे मारने क्यों न आया? भला मुझे कैसे पता होगा? टाई रुओ नन के सवालों का सामना करते हुए फैंग झेंग ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं। अगर तुमने कुछ किया है तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सच नहीं छुपाओगे, क्योंकि तुम्हारी बातें, भले ही वो मामूली लग रही हों, केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद कर सकती हैं, उस नौजवान लड़की ने सच्चे दिल से कहा। फैंग झेंग ने अपना सर हिलाया। मैं भी बहुत हैरान हूं। इस दौरान मैं लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, तो मैं कैसे किसी हत्या की कोशिश को अट्रैक्ट कर सकता हूं? लेकिन बाद में मेरे आसपास के लोगों को एहसास हुआ कि इस डिमोनिक गू मास्टर को शायद दूसरे 2 क्लान्स ने ही किया हो, मुझ जैसे उभरते सितारे को मारने के लिए। आप बाई क्लैन और जोंग क्लैन के बीच की दुश्मनी के बारे में जानती ही होंगी। खासकर जोंग क्लैन अन पर सबसे ज्यादा शक है, क्योंकि उन्होंने एक बार डिमोनिक गू मास्टर्स को अपने क्लैन में भर्ती किया था। जोंग क्लैन, हाँ। टाई रुओ नान ये सुनकर थोड़ी निराश हो गई, क्योंकि जोंग क्लैन पहले ही भेड़ियों की लहर से खत्म हो चुका था। लगता है कि ये सुराग भी हाथ से निकल गया। अचानक कमरे के बाहर से सरसराहट की आवाज आई। जल्दी वहां देखो, क्या वो जोंग क्लैन के लोग नहीं हैं? मुझे लगा था जोंग क्लैन खत्म हो गया, यहां उनके दूत कैसे आ सकते हैं? जोंग क्लैन के दूत के आने से गांव में एक जोरदार चर्चा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। जल्द ही क्लैन लीडर के पवेलियन से खबर आई। जोंग क्लैन के पास अभी भी बड़ी संख्या में बचे हुए लोग हैं। वो अपने आप पीछे हट गए थे, एक गू का इस्तेमाल करके जो उनके पूर्वज ने छोड़ा था। एक ही बार में बहुत से लोगों को छुपाकर मौत को धोखा दिया। ये कमीने लड़ाई से बचकर पीछे हट गए, जिसकी वजह से भेड़ियों की लहर हमारी तरफ आ गई। HMPH, यह जोंग क्लैन के लोग दिखने में भले ही तगड़े और बड़े हों, लेकिन उनके दिल अंदर से बड़े खोते हैं। भेड़ियों की लहर की ताकत का इस्तेमाल करके हमें कमजोर करना चाहते थे। ये बहुत नीच हैं। गू यू क्लैन के लोग गुस्से से लाल थे। जोंग क्लैन के दूत के आने से किंग माओ पहाड़ की पॉलिटिकल स्थिति में पूरा बदलाव आ गया था। जिसे बाई क्लैन और गू यू क्लैन के बीच 2 तरफा मुकाबला समझा जा रहा था, वो आखिर में 3 तरफा मुकाबला ही बना रहा। लेकिन कोई भी इसके बारे में सोचे तो समझ जाएगा। जोंग क्लैन सदियों से बिना गिरे टिका हुआ था, उनकी भी अपनी नींव थी। कौन सा क्लैन था जिसका कोई पूर्वज और कोई ट्रम्प कार्ड ना हो? जोंग क्लैन के दूत के जाने के बाद गू यूबो ने तुरंत एक क्लैन एल्डर मीटिंग बुलाई। यह जोंग क्लैन के हरामजादे, ये सच में किसी काम के नहीं हैं। सोचो, वो तुरंत पीछे हट गए। सच में किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जोंग क्लैन हमेशा हमारे क्लैन और बाई क्लैन से पीछे रहता था, और किंग माओ पहाड़ की ताकतों में सबसे कमजोर था। लेकिन सोचो, उनके पास ऐसी साजिश थी, हमें अब से और भी सावधान रहना होगा। वो भेड़ियों की लहर की ताकत का इस्तेमाल करके हमें खत्म करना चाहते थे। इस बार वो हमें लगभग मार ही चुके थे। अगर वो लाइटनिंग लाइकन ना होता तो शायद हमने इतने एल्डर्स ना खोए होते। ये लोग मरने के लायक हैं। अगर टाई डिवाइन इन्वेस्टिगेटर ना आते तो शायद 2 क्लैन लीडर्स मर जाते। हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। मुआवजा मांगना तो बनता है। हमने और बाई क्लैन ने मिलकर लाइटनिंग लाइकन की समस्या को सुलझाया था, लेकिन मुआवजा मांगने के लिए हमें पहले चर्चा करके एक रकम तय करनी होगी। क्लैन एल्डर्स एक के बाद एक बोले। चर्चा करते हुए वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। गू यू क्लैन जोंग क्लैन की तरफ एक दूत भेजेगा। उन्हें जोंग क्लैन की बची हुई ताकत का अनुमान लगाना होगा। अगर जोंग क्लैन मजबूत हुआ तो वो बाई क्लैन के साथ मिल जाएंगे। अगर जोंग क्लैन कमजोर हुआ तो शायद वो उन्हें खत्म करने और स्पिरिट स्प्रिंग चुराने के लिए लोग भेजे देंगे। तो फिर जोंग क्लैन जाने के लिए कौन काफी उपयुक्त होगा? गू यूबो ने चारों तरफ देखा, पूछते हुए, कौन सा क्लैन एल्डर इस जिम्मेदारी को उठाएगा? हॉल में तुरंत खामोशी छा गई। क्लैन एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। अंदरूनी विवाद अब अपने चरम पर था, और फैक्शंस के लिए हितों के केक को बांटने का यह सबसे महत्वपूर्ण पाल था। अगर वो जोंग क्लैन गए तो उनका फैक्शन बिना लीडर के हो जाएगा और दूसरे मौके का फायदा उठा लेंगे। जब वो लौटेंगे तब तक सब कुछ तय हो चुका होगा, तो तब वो किससे शिकायत करेंगे? इस बूढ़े को लगता है कि जोंग क्लैन जाने के लिए किसी सीनियर और अनुभवी व्यक्ति को जाना चाहिए,
ये कोई ऐसा होना चाहिए जो अपनी जगह बना सके। हम सब में से सिर्फ एल्डर मो चेन्हाई इस भूमिका को निभा सकते हैं। गु यू याओ जी ने अचानक कहा। गु यू मो चेन ने एचएमपीएच किया, जवाब देते हुए, योग्यता की बात करें तो लॉर्ड याओ जी के पास मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव है। खासकर शोहरत के मामले में मैं बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से हार मानता हूं। जोंग क्लैन जाने के लिए लगता है कि हमें आखिरकार लॉर्ड याओ जी को हाई तकलीफ देनी पड़ेगी। एल्डर मो चेन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेन लॉर्ड याओ जी का नाम रेकमेंड करता हूं। एक क्लैन एल्डर उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि लॉर्ड मो चेन एक ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार हैं। एक दूसरे एल्डर ने तुरंत विरोध किया। माहौल गर्मा गया था। गु यूबो लीडर की सीट पर खड़ा था, ठंडी निगाहों से बिना कोई आवाज किए देख रहा था। मेडिसिन फैक्शन पहले ही अपनी अलग ताकत बनाने का इरादा रखता था, अब उसके कंट्रोल में नहीं था। इसलिए वो भी मदद नहीं करना चाहता था और बस सीन देख रहा था। यह मेडिसिन फैक्शन और मो फैक्शन के बीच पहला मुकाबला था। दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल सहयोगी थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये थी कि दोनों लीडर्स ने बहुत समझौते किए थे और हितों का आदान प्रदान भी किया था। लेकिन पूरे तौर पर मेडिसिन फैक्शन मजबूत था। गु यू याओ जी की शोहरत और ची फैक्शन का झुकाव इस स्थिति का कारण था। गु यूबो ने ठंडी निगाहों से देखा, अपने मन में हर एक व्यक्ति के फैक्शन को नोट करते हुए। क्लैन लीडर के रूप में वो अपनी शक्ति को कम होते नहीं देखना चाहता था और ये एल्डर्स उसके प्रतिद्वंदी थे। लेकिन अब उसने सिर्फ देखने का फैसला किया था और अभी हमला नहीं करना था। मो फैक्शन बहुत ज्यादा ताकत और संसाधनों को कंट्रोल करता है और अब जब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी खो दिया है तो मेडिसिन फैक्शन जल्दी से कूद पड़ा और अन पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक ही व्यक्ति पर है। गु यूबो ने चुपचाप सोचा, अपनी निगाहें फैंग युआन की तरफ मोड़ते हुए। फैंग युआन अपनी सीट पर बैठा था, एक शब्द नहीं बोला। लगता है ये फैंग युआन मो फैक्शन के ज्यादा करीब नहीं है और हितों के बंटवारे पर उनकी आपसी सहमति नहीं हुई है। वर्ण वो अब तक मदद कर चुका होता। क्या ये मेरा मौका है? गु यूबो ने सोचा। लेकिन इस पल फैंग युआन अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इस हरकत ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने आगे जो कहा वो हैरान करने वाला था। दूत के रूप में जाना, ये हमारे क्लैन के अस्तित्व से जुदा एक जरूरी मामला है। मैं आगे आने के लिए तैयार हूं, दूत की जिम्मेदारी उठाते हुए, और हमारे क्लैन के लिए जोंग क्लैन की वर्तमान स्थिति की जांच करूंगा। क्या? फैंग युआन जाने के लिए कह रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में बेवकूफ है या बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? क्या उस डर नहीं है कि जब तक वो वापस आएगा सारे हित पहले ही बांटे जा चुके होंगे? सभी क्लैन एल्डर्स के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। फैंग युआन के अपने अलग प्लान्स थे। अगर वो जोंग क्लैन गया तो शायद उस तीनों क्लान्स के बीच विवाद भड़काने का मौका मिल जाए। अगर वो नहीं भी कर पाया तो ये यहां से निकलने का एक मौका है। रुक जाओ, यहां कोई भी दूत बन सकता है लेकिन अकेले फैंग युआन नहीं। दरवाजा अचानक खुला और टाई रुओ नान अंदर चली आई, सीधा अंदर घुसती हुई। फैंग युआन ने मुड़कर देखा और उसकी एड़ी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने टाई परिवार के बाप बेटी को अंदर आते देखा और उनके पीछे दो और लोग थे। एक बिल्कुल फैंग युआन जैसा दिखता था, वो दरअसल उसका भाई गु यू फैंग झेंग था, जबकि दूसरा गु यू जियंग हे था। टाई डिवाइन इन्वेस्टिगेटर आज हमें क्या रोशनी दिखाना चाहते हैं? गु यूबो ने उठकर उनका स्वागत किया, उसका लहजा थोड़ा नाखुश था। यह गु यू की अंदरूनी चर्चा थी, वो ऐसे कैसे अंदर घुस सकते थे? गु यू क्लैन लीडर और बाकी सभी एल्डर्स, मेरी बेटी ने अस डिमोनिक गु मास्टर की पहचान कर ली है जिसने एक बार गु यू फैंग झेंग पर हमला किया था, टाई ज़ुलेंग ने कहा। ओह, ऐसा है क्या? वो डिमोनिक गु मास्टर, क्या यूज जोंग क्लैन ने नहीं उकसाया था? क्या इसके पीछे कोई छिपी हुई कहानी है? दरअसल इस डिमोनिक गु मास्टर की असली पहचान पहाड़ के नीचे एक गांव का शिकारी है। सिर्फ किस्मत से वो एक डिमोनिक गु मास्टर बनने में कामयाब हुआ, उसका नाम वांगरा है। उसने गु यू फैंग झेंग पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसके भाई फैंग युआन ने कुछ किया था। ऐसा कहते हुए टाई रुओ नन ने फैंग युआन को घूर कर देखा। भाई, सोचा नहीं था तुम ऐसे इंसान निकलोगे। एक तरफ खड़ा फैंग झेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी ऊँग में गुस्सा दिख रहा था। आपका इससे क्या मतलब है, यंग लेडी? गु यू मो चेन ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे ये मत कहना, फैंग युआन ने इस डिमोनिक गु मास्टर को अपने ही भाई फैंग झेंग की हत्या के लिए ही किया था। गु यू याओ जी ने उत्साहित चेहरा दिखाया। यहां तक कि गु यू बो भी चौंक गया, उसने अपनी सीट पर अपनी पोस्चर ठीक की।
आप सब गलत समझ रहे हैं। टाई रुओनन ने अपना सिर हिलाया। सच ये है, फैंग युआन ने बेगुनाह लोगों को मारा, बूढ़े आदमी वांग के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसकी वजह से वांग रे बदला लेने निकला। लेकिन वांग रे को यह नहीं पता था कि फैंग युआन का एक जुड़वा भाई है, इसलिए उसने फैंग झेंग को गलती से फैंग युआन समझ लिया और बदला लेने के लिए यूएस पर हमला कर दिया। यंग लेडी, हर चीज का सबूत चाहिए होता है, एक क्लैन एल्डर ने कहा। बेशक मेरे पास सबूत है। गु यू जियंग है, हमें सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। टाई रुओनन इसके लिए तैयार थी, घबराए नहीं। गु यू जियंग ही ने आह भरी। उसने डर से टाई परिवार के बाप बेटी को देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा और जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया, रोते हुए, यह इस अधीनस्थ की लापरवाही है, मेन क्लैन लीडर से सजा मांगता हूं। गु यू बो का चेहरा पानी की तरह गंभीर था। सब कुछ साफ साफ कहो, हमसे कुछ मत छुपाओ। उस वक्त जब फैंग युआन ने बूढ़े आदमी वांग के परिवार को मारा था, वो गु यू जियंग के अधिकार क्षेत्र में था, और जब वो मौके पर पहुंचा तभी उस पता चला। क्लैन के मूल्यांकन की वजह से उसने इस मामले को दबा दिया और रिपोर्ट नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज ये मामला सामने आ जाएगा, टाई रुओनन द्वारा खोद कर निकाला जाएगा। सच इस तरह है, जियांग हे हकलाते हुए बोला, अपनी बातों में कोई डिटेल ना जोड़ते हुए, बहुत सरल और सच्चाई से। इस समय और इस जगह पर वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फैंग युआन भी एक क्लैन एल्डर था, इसलिए उसने तथ्यों को बड़ा चढ़ाकर बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच इस तरह का होगा। फैंग युआन ने वांग रे के पिता को मारा और वांग रे बदला लेने आया, लेकिन उसकी जगह फैंग जेंग मिल गया। तो ये बात थी। फैंग जेंग बेगुनाह इसमें फंस गया और फैंग युआन के लिए संकट झेल गया। क्लैन एल्डर्स आपस में फुसफुसाने लगे। फैंग जेंग की भींची हुई मुट्ठी और भी कास गई क्योंकि उसके दिल में गुस्सा बढ़ रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और फैंग युआन पर गुर्राया, भाई, तुम कैसे लोगों की जान इतनी आसानी से ले सकते हो? वो बूढ़ा आदमी और लड़की, वो बेगुनाह मामूली लोग थे, तुम उन्हें कैसे काट सकते हो? अपने भाई के आरोपों का सामना करते हुए फैंग युआन बेपरवाह था, जैसे उसने सुना ही ना हो। गु यू फैंग जेंग मुख्य मुद्दा नहीं था। फैंग युआन ने टाई परिवार के बाप बेटी को देखा। इतने कम समय में सच का पता लगाने में सक्षम, वो सच में डिवाइन इन्वेस्टिगेटर्स थे। भले ही उन्होंने जो भी गु वॉर्म्स का इस्तेमाल किया हो, जो भी तरीका जियांग को झुकाने और अपना राज खोलने पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया हो, उनके पास अपने तरीके थे। इस काबिलियत ने फैंग युआन को और भी विश्वास दिला दिया कि उसने जिया जिनशेंग को मारा है। ये मामला टाई बाप बेटी की जोड़ी द्वारा जरूर पता लगा लिया जाएगा। ये सिर्फ समय की बात थी। आखिरकार ये गु दुनिया है जहां गु का इस्तेमाल जुर्म करने के लिए किया जा सकता है और जुर्म को सुझाने के लिए भी। दबाव बढ़ रहा था। चैप्टर 176, कुर्बानी का संकल्प। एल्डर फैंग युआन, क्या ये सच है कि तुमने बूढ़े वांग के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया? गु यू बो ने मुख्य आसान से भारी आवाज में पूछा। सबकी निगाहें फैंग युआन पर थीं। नौजवान एल्डर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, ये सच है। गु यू फैंग झेंग ने दुख में अपनी ऊँग बैंड कर ली। उसने शायद बहुत से लाइटनिंग वुल्व्स को मारा था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली थी। और अब जब उसने फैंग युआन को खुद ये कबूल करते सुना, उस अचानक लगा कि उसका अपना बड़ा भाई कितना अनजान और अजनबी हो गया है। इस अजनबियत में उस अपने भाई के क्रूर तरीकों से डर भी लगा और बेगुनाह जानों के जाने पर गुस्सा भी आया। फैंग युआन, क्या तुम्हें बेगुनाहों का कत्ल करके जरा भी पछतावा नहीं होता? अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो तुम उस बता सकते हो, टाई रुओनन ने तेवर चढ़ाकर कहा। वो एक अत्यंत न्यायप्रिय चरित्र की थी और फैंग युआन जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें मार दिया? मुझे अपनी कहानी तुम्हें बताना जरूरी नहीं लगता। हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि लापता वांग रे एक डेमोनिक गु मास्टर था। ये कहा जा सकता है कि फैंग जेंग अनजाने में इस मामले में फंस गया, फैंग युआन ने ईमानदारी से कहा। बड़े भाई, क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? फैंग जेंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के कोने लाल हो चुके थे। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कि मैं तुम्हें तसल्ली दूं या माफी मांगूं? HMPH, छोटे भाई, तुम बहुत नरम दिल हो, फैंग युआन ने टांस कसा। लन्नत है, बड़े भाई, सिर्फ एक एल्डर बनकर खुद को बहुत बड़ा मत समझो। मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे पास रैंक 3 में ब्रेक थ्रू करने की योग्यता पहले से ही है। फैंग जेंग ने दांत पीस लिए, उसकी भींची हुई मुट्ठियों में नसें उभार आयम। बहुत हुआ। गु यू बो अब और नहीं देख सकता था और चिल्लाया, फैंग जेंग, वापस जाओ, यहां हंगामा करके तुम कौन सा अदब दिखा रहे हो?
उसके शब्दों का एक और मतलब था और उसने नाखुशी जाहिर की। टाई रुओ नन इसे महसूस नहीं कर सकी, लेकिन डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई जू लेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो आगे बढ़ा और हाथ जोड़े। गु यू क्लैन लीडर और सभी एल्डर्स, ये सच में अनुचित था कि मेरी बेटी लॉर्ड्स की चर्चा हॉल में घुस आई। ये शख्स सभी को तकलीफ देने के लिए माफी मांगता है। एल्डर्स तुरंत खड़े हो गए और कहते रहे कि टाई जू लेंग बहुत विनम्र हैं। गु यूबो का चेहरा भी शांत हो गया। टाई जू लेंग ने आगे कहा, क्योंकि छोटे भाई फैंग युआन जिया जिन शेंग के केस में शामिल हैं और एक संदिग्ध भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो गांव में ही रहेंगे और दूसरे गांव नहीं जाएंगे। गु यूबो ने अपनी कंपतियों को मसाला और आह भरी। हमारा गु यू क्लैन सच में उम्मीद करता है कि हम लॉर्ड जियाफू को एक मुनासिब एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। क्योंकि डिवाइन इन्वेस्टिगेटर भी अनुरोध कर रहे हैं, मुझे एल्डर फैंग युआन से अनुरोध करना होगा कि जब तक आप पर से शक हट नहीं जाता तब तक आप यहां से ना जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। गु यूबो ने फैंग युआन को देखा, उसका चेहरा ईमानदार था, लेकिन उसकी निगाहों में गहरे मतलब छुपे थे। फैंग युआन ने शायद बूढ़े वांग के पूरे परिवार को मार दिया था, लेकिन वो सिर्फ मामूली लोग थे। एक गु मास्टर के लिए इन मामूली लोगों को मारना कैसे जुर्म हो सकता है, खासकर जब ये गु मास्टर क्लैन का एक एल्डर हो। इसलिए कोई सजा नहीं थी। ठीक है, फैंग युआन ने गु यूबो पर एक नजर डाली और बिना किसी भाव के जवाब दिया। डोट डोट डोट। लन्नत है, फिर से वैसा ही हुआ। टाई रुओ नन ने एक पेड़ पर मुक्का मारा, जिससे पत्ते बिखर गए। वो बहुत गुस्से में थी और दांत पीसते हुए बोली, ये साफ साफ एक कत्ल है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर रहे हैं और कोई परवाह नहीं कर रहे। फादर, क्या मामूली लोग इंसान नहीं होते? गु मास्टर्स को क्यों लगता है कि उन्हें मामूली लोगों को मारने का हक है? टाई जू लेंग एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। मौसम कुछ उदास था और हवा चल रही थी और पेड़ के पत्ते सरसरा रहे थे। टाई रुओ नन ने अचानक अपना सर झुका लिया, उसका चेहरा उतर गया। मुझे माफ कर दीजिए, फादर। उसने माफी मांगी, मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और इंट्यूशन गु का इस्तेमाल किया। साई। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी बेटी को गहरी निगाहों से देखा। बची, तुम में बुराई के लिए इतनी नफरत है और तुम न्याय से भरी हो, बिल्कुल मेरी तरह जब मैं जवान था। मैं खुश हूं लेकिन चिंतित भी हूं। आप चिंतित क्यों हैं? तुम्हारे आदर्श इस वक्त के मेरे आदर्शों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जब मैं जवान था, मेरा मकसद सभी अपराधियों को पकड़ना और डेमन सप्रेशन टावर को भर देना था। लेकिन तुम सबको बराबर बनाना चाहती हो, गु मास्टर्स और मामूली लोगों को बराबर मानकर पूरी दुनिया में कानून और व्यवस्था स्थापित करना चाहती हो। ऐसे अरमान और आदर्श बहुत बड़े और भारी होते हैं। टाई जू लेंग के शब्दों में अनुभव झलक रहा था। लेकिन फादर, ये तथाकथित कानून, निष्पक्षता और न्याय, अगर हम सबके साथ बराबर बर्ताव नहीं करते तो इनका क्या मतलब है? अगर नौजवान बड़े सपने नहीं देखेंगे तो उन्हें नौजवान कैसे माना जा सकता है? मुझे विश्वास है कि ये सब हमारी अपनी कोशिशों पर निर्भर करता है। जब तक मैं अपनी पूरी कोशिश करती रहूंगी, ये जरूरी नहीं कि इसे हासिल करना असंभव हो। टाई रुओ नन ने जोश से कहा, उसकी दोनों उंगली भविष्य के लिए उम्मीदों से भरी थीं। टाई जू लेंग काफी देर तक चुप रहा। एक दिन आएगा जब तुम समझोगी। लेकिन ये भी अच्छा है, नौजवानों को अपने रास्ते खुद चलने चाहिए। ठोकरें तुम्हें परिपक्व बनाएंगी। फादर एबोर दखल नहीं देंगे। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम वो जिंदगी जी सको जो तुम चाहती हो। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली और टाई रुओ नन को दी। ये है। टाई रुओ नन ने चिट्ठी फाड़ी और तुरंत खुश हो गई। ये चिट्ठी जियाफू की तरफ से थी और इसमें जिया जिन शेंग के केस से जुड़ी हर जानकारी दर्ज थी, जिसमें यह भी था कि फैंग युआन ने पत्थरों पर जुआ खेलकर लिकर वर्म कैसे हासिल किया, कैसे बंबू जेंटलमैन का इस्तेमाल फैंग युआन से पूछताछ के लिए किया गया, और यहां तक कि दूसरे कैरावैन विजिट में फैंग युआन की बोली की कीमतें भी थीं जहां उसने व्यावसायिक प्रतिभा दिखाई और जियाफू से नौकरी का ऑफर पाया। टाई रुओ नन ने फैंग युआन की बोली की कीमतों के हिस्से को कई बार पढ़ा। उसकी निगाहें और भी चमकदार होती गईं। ये फैंग युआन न सिर्फ अपने तरीकों में खतरनाक है, बल्कि उसकी प्रकृति भी क्रूर है और वो गहरी साजिशें भी रच सकता है। मेरा अंतर्मन कहता है कि वो बहुत संदिग्ध है। अगर वो सच में कातिल है तो उसको कुछ डर होना चाहिए। लेकिन बंबू जेंटलमैन ने उसके झूठ पर कोई बदलाव नहीं दिखाया। उसने ये कैसे किया? टाई रुओ नन खुद से बड़बड़ाई। तुम आगे क्या करने की तैयारी कर रही हो? टाई जू लेंग ने पूछा। जिया जिन शेंग की मौत को काफी वक्त हो गया है। सब कुछ संदिग्ध और रहस्यों से भरा है। ए फ्लैट तक उसकी लाश नहीं मिली है और यहां तक कि उसकी मौत की जगह का भी अनुमान नहीं लगाया जा सका है। ये केस बहुत साफ है। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, सिवाय इसके कि फैंग युआन सबसे बड़ा संदिग्ध है।
हालांकि वैंग से माइल सुराग टूट चुके हैं, उसके कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई और सुराग नहीं है, मैं सिर्फ अपने अंतर्मन पर भरोसा करके इस फैंग युआन की जांच कर सकती हूं। टाई रुओनन ने जोश से जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि फैंग युआन संदिग्ध है? टाई जू लेंग ने पूछा। बेहद संदिग्ध, टाई रुओनन ने तुरंत कहा। यह फैंग युआन साफ साफ सिर्फ एक सी ग्रेड एप्टीट्यूड है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन की स्पीड फैंग झेंग से भी तेज क्यों है? कोई कह सकता है कि यूज लिकर वर्म और रेलक गू से मदद मिली, लेकिन यह स्पीड अभी भी बहुत तेज है। गू यू क्लैन ने शायद कुछ गलत महसूस नहीं किया होगा, लेकिन ये नजदीक से जुड़े लोग उतना साफ नहीं देख पाते जितना बाहर वाला मामला है। ये पहला संदिग्ध पॉइंट है। इसके अलावा एक और संदिग्ध पॉइंट है, उसकी किस्मत। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पत्थरों पर जुआ खेला और 6 पर्पल गोल्ड पत्थर खरीदे, लेकिन 2 जिंदा गू निकालने में कामयाब रहा, एक मडस्किन तोड़ और एक लिकर वर्म। क्या ये किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है? टाई जू लेंग ने सर हिलाया। हाँ, आगे बोलो। ये फैंग युआन मामूली दिखता है, लेकिन अगर हम उसकी जांच करें तो हम पाएंगे कि उसके आसपास के रहस्य पहाड़ को ढकने वाले घने कोहरे की तरह हैं। अनजाने में सामने आई कई चीजें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मिसाल के तौर पर उसकी पत्थर काटने की टेक्निक। उसने दरअसल मूनलाइट गू का इस्तेमाल करके पत्थर काटे और कोर को बिना नुकसान पहुंचाए ये किया। ऐसा नाजुक कंट्रोल एक स्टूडेंट के लिए सच में अकल्पनीय है। रुको। टाई रुओनन रुक गई। उसने कुछ खोज लिया था क्योंकि उसकी उंगली से तेज और पैनी रोशनी निकल रही थी। उसकी निगाह चिट्ठी में लिखे शब्दों की एक लाइन पर टिकी, और जितना वो देखती गई, उसकी निगाह उतनी ही चमकदार होती गई। मिल गया। इस फैंग युआन में एक बहुत बड़ी समस्या है। काफी देर बाद उसने अचानक अपना सर उठाया और जोश से कहा। डोट डोट डोट। कप में चाय की खुशबू भाप के साथ उठी और स्टडी रूम में फैल गई। फैंग युआन ने चाय का कप पकड़ा, फिर तैरते हुए चाय के पत्तों को फूंका और गरम चाय पी। उसके बाद उसने आराम से कुछ गंदी हवा छोड़ी। फैंग युआन के आरामदायक रवैये को देखकर गू यूमो चेन ने पूरी कोशिश की बर्दाश्त करने की और महसूस किया कि उसके माथे की नसें फूल रही हैं। पहले फैंग युआन ने एक भारी कीमत मांगी थी और उसने गुस्से में उस अपने घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज उसके पास फैंग युआन को फिर से बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि हालात इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। याओ फैक्शन अस पर हर तरफ से दबाव डाल रहा था और उसके रैंक 2 में गिरने की बात जल्द या देर से सामने आने वाली थी। मो फैक्शन खतरे में था। उस स्थिति को स्थिर करने के लिए जल्द से जल्द एक एल्डर को दामाद के रूप में जरूरत थी। ये हरामजादा बहुत कमीना है, ऐसी आसमानी मांगे कर रहा है। क्या वो सच में सोचता है कि मेरा मो फैक्शन सोने में नहा रहा है? गू यूमो चेन ने मन हाय मन गाली दी, जबकि बाहर से एक गर्म मुस्कान पहनी और समझौते की आवाज में बोला, एल्डर फैंग युआन, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये मेरे मो फैक्शन की क्षमता से बहुत आगे है। क्या आप इसे कम कर सकते हैं? फैंग युआन ने गू यूमो चेन पर एक नजर डाली। ये बूढ़ा आदमी जो जानता था कि कब झुकना है और कब लेना है, इज्जत के काबिल था। सच तो ये था कि उसकी अपनी स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। टाई बाप बेटी उस एक कोने में धकेल रहे थे। एक बार जब ये पता चल जाएगा कि उसने जिया जिन शेंग को मारा है, तो गू यू क्लैन यूज जिया परिवार के गुस्से को शांत करने के लिए जरूर सौंप देगा और साथ ही जिया परिवार के कारवां के साथ हर साल व्यापार जारी रख पाएगा। ये लगभग नाजुक मोड़ था, इसलिए फैंग युआन ने अपना लहजा नरम किया, तो हम इसे 30% कम कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पहले से 40,000 प्राइमेवल स्टोन्स देने होंगे। साथ ही आपको एक पिग आयन गू और एक आफ्टरलाइफ ग्रास गू सौंपना होगा। गू यूमो चेन ये सुनकर अपनी भुएं मसलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने डूबी हुई आवाज में जवाब दिया, पिग आयन गू आपको सौंप दिया जाएगा, लेकिन मेरे मो फैक्शन के गोदाम में कोई आफ्टरलाइफ ग्रास गू नहीं है। हम 40,000 प्राइमेवल स्टोन्स भी एक साथ नहीं दे सकते, वो आपको किस्तों में दिए जाएंगे। फैंग युआन जानता था कि ये बूढ़ी लोमड़ी सच नहीं बोल रही है, लेकिन वो बहुत साफ था कि ज्यादा अकड़ दिखाने से उल्टा परिणाम हो सकता है। वो ठीक है, मैं पहले आपके भेजने का इंतजार करूंगा, फिर हम शादी के बारे में बात कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपनी वफादारी की गारंटी नहीं दे सकता। फैंग युआन ने ये शब्द छोड़े और चला गया। स्टडी रूम में फिर से खामोशी छा गई। काफी देर बाद गू यूमो चेन ने अचानक कहा, तुम बाहर आ सकती हो। एक गुप्त दरवाजा धकेल कर खोला गया और एक नौजवान लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान दिए और उसकी आंखें रोने से लाल थीं। दादाजी, उसने आदर दिया। वो गू यूमो यान थी। गू यूमो चेन ने आ भरी, तुम भी परिवार की स्थिति से वाकिफ हो। मो यान,
हमारे परिवार को तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है, क्या तुम समझ सकती हो? जी। नौजवान लड़की ने सिसकते हुए अपना सर झुका लिया। चाहे कोई भी दुनिया हो, मुफ्त का खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां तक कि फैंग युआन ने भी एक क्लैन एल्डर के रूप में क्लैन के लिए बहुत ताकत का योगदान दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कितना देता है या पाता है, ये व्यक्ति से व्यक्ति पर अलग होता है। यहां तक कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चे भी स्वतंत्रता से सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। परिवार का पालन पोषण पाकर उन्हें कुर्बानी का संकल्प रखना जरूरी था, और ये संकल्प गुयू मो यान में पहले से ही मौजूद था। यूज फैंग युआन के लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं थीं, बल्कि उसके प्रति नफरत और घिन महसूस होती थी। लेकिन वो जानती थी, उस अपने परिवार के लिए उससे शादी करनी ही होगी, उसकी पत्नी बनना होगा। चैप्टर एंड।